हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन एवं उत्सर्जन लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पौधों में जैविक प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि पौधों में जैविक प्रक्रिया अर्थात पौधे में किस प्रकार से जैविक प्रक्रिया होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जैविक प्रक्रिया क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जीवों में होने वाली जो प्रक्रिया होता है उसी को ही जैविक प्रक्रिया बोला जाता है। तो पौधों में जैविक प्रक्रिया क्या होगा, तो पौधों में होने वाले जीवों की जो प्रक्रिया है उसी को ही पौधों में जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। काफी लंबे समय से लोग यह समझते रहे कि कई वैज्ञानिक जैविक क्रियाएं जो जंतुओं में होती है पौधों में नहीं होते। ओके, तो पुराने समय अर्थात काफी लंबे समय तक लोग यह मानते थे कि क्या है, जो जैविक क्रिया होता है अर्थात जीव में होने वाले जो क्रिया है जंतुओं में ही होता है किंतु पौधों में नहीं होता। लोगों में यह धारणा थी कि सिर्फ मिट्टी से पौधों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए सभी पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। ओके, तो उस समय यह मानना था कि केवल मिट्टी से ही क्या है, जो पौधे होते हैं अर्थात जो पेड़ पौधे होता है उसका जो जीवित रहने के लिए उसका क्या होता है, पूर्ति हो जाता है। अर्थात मिट्टी से पौधे को जीवित रहने और बढ़ने के लिए सभी पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। ओके, तो यह धारणा थी किस समय, पुराने समय में। ओके, करीब 2000 साल पहले से अरस्तु की यही मान्यता। ओके, तो केवल तकरीबन क्या है, 2000 साल पहले अरस्तु की यही मान्यता था। महज 400 साल पूर्व से किए गए प्रयोगों के नतीजे से हम आज पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ जान पाए। अर्थात 4 साल पूर्व अर्थात 4 साल पहले किए गए प्रयोगों के नतीजे से हम लोग क्या है, पौधे में होने वाले बहुत सारे जैविक क्रिया अर्थात पौधे में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं के बारे में हम लोग जान पाए। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पोषण व श्वसन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ओके, तो पोषण व श्वसन अर्थात न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पोषण एवं श्वसन के बारे में बताया था कि पोषण व श्वसन क्या होता है। तो चलिए एक बार और समझते हैं कि पोषण एवं श्वसन अर्थात न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। पोषण, ओके, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, वह विधि या वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं वह उसका उपयोग करता है, इस प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो वह विधि या प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं एवं उसका उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया को ही पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। श्वसन, तो श्वसन किसे कहते हैं, तो जैसे अर्थात सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है उसको श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जिस प्रकार जंतु क्या करते हैं, सांस लेते हैं, अर्थात ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वास लेते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में फॉन हैमिल्टन नामक एक वैज्ञानिक पौधों के पोषण और उसमें मिट्टी और पानी की भूमिका का अध्ययन कर रहे थे। ओके, तो 17वीं शताब्दी में जो फॉन हैम्पटन नामक जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने पौधों के पोषण और उसमें मिट्टी और पानी की भूमिका का अध्ययन कर रहे थे। अर्थात वो देखना चाहते थे कि जो पौधों में मिट्टी और पानी का क्या भूमिका होता है। लगभग 2 किलो की विलो के पौधे से उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। ओके, उन्होंने लगभग क्या 2 किलो के विलो के जो नामक जो पौधे होता है उसका प्रयोग उससे अपना प्रयोग शुरू किया। उन्होंने विलो के पौधे को एक गमले में लगा दिया। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो विलो नामक जो पौधे लेते हैं उसको सबसे पहले उसको गमले में लगा दिया। इस गमले की मिट्टी को प्रयोग शुरू करने से पहले ही तौल लिया। ओके, तो सबसे पहले उसको क्या किया, जो उसने मिट्टी डाला उस गमले में उसको पहले ही तौल लिया। गमले को अच्छी तरह ढक कर रखा जिससे उसमें पानी के अलावा कोई अन्य चीज न जा सके। तो गमले को क्या अच्छी तरह से ढका ताकि उसमें पानी के अलावा कोई भी चीज न जा सके। हैमिल्टन नियमित रूप से नावे के पानी से पौधे को सींचते रहे। ओके, तो नियमित रूप से क्या है, पानी को सींचते रहे। 5 साल बाद उन्होंने गमले की मिट्टी और पौधे का वजन ज्ञात किया। ओके, 5 साल के पश्चात क्या किया, उन्होंने मिट्टी और पौधे का वजन को ज्ञात किया। उन्होंने पाया कि एक तरफ जहां पौधे का वजन लगभग 35 गुना बढ़ चुका था। ओके, तो उन्होंने पाया कि जो पौधा है उसका जो वजन है कितना 35 गुना बढ़ गया था। गमले के वजन में महज 50 ग्राम का अंतर आया था, किंतु जो गमले की महज अर्थात किंतु जो गमले के वजन था उसमें 50 ग्राम का अंतर आया था। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे मिट्टी से नहीं बल्कि पानी से बढ़ते। अर्थात उन्होंने इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला कि जो पेड़ पौधे होता है, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वह केवल मिट्टी से नहीं पानी से बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक गमला लिया। ओके, उसमें क्या है, विलो नामक एक पौधों को लगाया तो उसमें क्या था, मिट्टी का क्या किया, उसको
मिट्टी को क्या करना है, उसमें गमले में डालने से पहले उसका वजन ज्ञात कर लिया। उसके पश्चात 5 साल बाद उन्होंने अवलोकन किया तो उन्होंने पाया था कि जो मिट्टी में ना ज़्यादा अंतर नहीं था, उसमें केवल 50 ग्राम का अंतर था, किंतु वह जो पेड़ था उसका कितना 35 गुना बढ़ चुका था। ओके, अर्थात जो विलो नामक पौधा था वो 35 गुना बढ़ चुका था। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जर्व किया था, अवलोकन किया कि जो पौधे होते हैं वह केवल मिट्टी से नहीं बल्कि पानी से बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि हम वैज्ञानिक फॉन हैमिल्टन को देख सकते हैं। ओके, इस प्रयोग से एक तरफ जहाँ की लंबी समय तक चली आ रही धारणा टूटी कि पौधे अपना भोजन मिट्टी से लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, जो लंबे समय तक यह धारणा चली आ रही थी कि पौधे केवल अपना जो भोजन होता है केवल मिट्टी से लेता है, यह धारणा उस समय टूटा। अर्थात वही दूसरी ओर पौधे के पोषण में पानी की भूमिका के बारे में पता चला। अर्थात दूसरी ओर यह पता चला कि पौधे के पोषण में पानी की भूमिका होता है। इसमें हैमिल्टन हवा की भूमिका को नज़रअंदाज कर गए। ओके, किंतु जो फॉन हैमिल्टन है उसने क्या हवा की भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया, अर्थात हवा के संबंध में उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं दिए। ओके, दरअसल उन दिनों हवा पर अध्ययन शुरू ही हुआ था। ओके, क्यों? क्योंकि उस समय क्या अध्ययन शुरू हुआ था, किसके संबंध में? हवा के संबंध में। और इसमें पाए जाने वाले गैसों के बारे में खोज चल रही थी। ओके, और जो हवा में पाए जाने वाले विभिन्न गैस उसके बारे में खोज चल रहा था, अर्थात रिसर्च चल रहा था। पौधे के पोषण में गैस की भूमिका के बारे में इसके लगभग 100 साल बाद पता चला। ओके, तो हवा की क्या भूमिका होता था, पौधों के पोषण में हवा की या फिर जो गैस है उसका क्या भूमिका होता है, इसका जो पता कब चला, तो वह लगभग 100 साल के पश्चात। ओके, जोसेफ प्रिस्टले नामक एक वैज्ञानिक ने हवा में एक ऐसा गैस खोजा था जिसमें चीजें बहुत तेजी से जलती थी। ओके, तो जोसेफ प्रिस्टले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जोसेफ प्रिस्टले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, हवा में एक ऐसे गैस को खोजा जो बहुत ही तेज से जलते थे। हवा की अवयव तथा उन पर पौधों और जंतुओं की भूमिका के संदर्भ में प्रिस्टले अपना प्रयोग कर रहे थे। ओके, तो हवा के अवयव तथा उन पर पौधों और जंतुओं की भूमिका के संदर्भ में प्रिस्टले अपने क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। ओके, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके प्रयोग का विवरण चित्र 12 में दर्शाया गया। ओके, तो उनका जो प्रयोग किया गया है उसको चित्र 12 में प्रदर्शित किया गया। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र 12 में दर्शाया गया है प्रिस्टले व उनका प्रयोग, प्रिस्टले का प्रयोग। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहला में मोमबत्ती रखा है, दूसरा में मोमबत्ती रखा है और छोटा सा प्लांट रखा है। ओके, पौधा है, और तीसरा में क्या है, चूहा है, और चौथा में भी चूहा है, इसके साथ ही प्लांट पौधा है। ओके, तो चलिए इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या रखा है, मोमबत्ती, चूंकि यहाँ पर मोमबत्ती क्या है, बुझ गया है, जल रहा है क्या, नहीं, किंतु सेकंड में हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर पौधे हैं और यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है। और थर्ड में पाते हैं कि यहाँ पर चूहा है, चूहा क्या है, यहाँ पर मर गया है। अर्थात जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर चूहा क्या हो गया, मर गया है, किंतु द में देखते हैं कि यहाँ पर चूहा जिंदा भी है, इसके साथ यहाँ पर एक प्लांट है। ओके, तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि क्या किया, यहाँ पर तो जो गैस उपस्थित होने के कारण क्या है, यह तो बुझ गया है, किंतु यहाँ पर प्लांट रखने पर यह जल रहा है, और यहाँ पर जो प्लांट रखने पर जो चूहा होता है वह जल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो श्वसन क्रिया के दौरान जो पेड़ पौधों में जो रिलीज करने वाले, अर्थात तो प्रिस्टले ने इस प्रयोग से यह ऑब्जर्व किया कि जिस प्रकार से जंतुओं जैसे कि सांस लेने एवं जिस प्रकार से जंतु क्या होता है, जिस गैस को सांस लेते हैं, तो पौधे उसी नामक गैस को ही बनाते हैं, जिसलिए उसका नाम क्या दिया, बहुत सालों के बाद इसका नाम क्या है, इस अवयव की खोज के कई साल बाद इसका नाम क्या दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया। क्या दिया गया, ऑक्सीजन गया। ओके, जिसको O2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, जो ऑक्सीजन गैस होता है जिसके कारण यहाँ पर जो मोमबत्ती जल रहा है, साथ ही यहाँ पर जो चूहा है वह जीवित है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग उसने ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्सीजन गैस होता है क्या करता है, वह पेड़ पौधे क्या है, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है और उसको रिलीज करता है, उसको क्या करता है, बाहर करता है। इस वजह से यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है और यहाँ पर जो चूहा होता है जीवित है। ओके, इसके साथ ही याद रखना कि जो ऑक्सीजन गैस होता है वह स्वयं तो जलता नहीं किंतु जलने में सहायक होता है। ओके, ऑक्सीजन गैस होता है वह स्वयं नहीं जलता, वह जलने में सहायक होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो चूहा है वह जीवित है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, जोसेफ प्रिस्टले ने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना प्रयोग किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ऑक्सीजन गैस के कारण मोमबत्ती जलता है एवं चूहा है वह जीवित रहता है। अर्थात जो ऑक्सीजन गैस होता है क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दी कि ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील होता है, अर्थात वह जलने में सहायक होता है किंतु स्वयं नहीं जलता। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन गैस हो जितने भी जीव जंतु है उसको अपने श्वसन के माध्यम से लेते। इस प्रकार से क्या होता है, जो मोमबत्ती है वह जलता रहता है एवं जो चूहा होता है वह जीवित होता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार जो पेड़ पौधे में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस कैसे बनता होगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो जो ऑक्सीजन गैस होता है, जैसे कि आप लोग इस समीकरण में देख सकते हैं क्या है, एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही जो ऑक्सीजन गैस है वह बनता है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रोसेस को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, जैसे कि इसका समीकरण यहाँ पर दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की मॉलिक्यूल्स या पर्णहरित जिसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल भी बोलता है, एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ओके, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि फोटोसिंथेसिस या जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह अलग अलग, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रकाश संश्लेषण को ही फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो फार्मूला क्या है, तो 6CO2 + 12H2O क्या है पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका सूत्र है, वह ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। ओके, तो इस समीकरण को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6CO2 + 6H2O, यहाँ पर वाटर की मॉलिक्यूल्स 12H2O न लिखकर आप लोग 6H2O भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6 प्लस क्या है ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12, तो यहाँ पर 6 दूनी 12। ओके, उसके पश्चात ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल यहाँ और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ, तो 6 दूनी 12 ताकि यह समीकरण संतुलित है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता होगा, आई होप आप लोग जान गए होंगे कि जो पेड़ पौधे होता है ऑक्सीजन गैस किस प्रकार से रिलीज या किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो किसके द्वारा बनाते हैं, तो वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, जिसको फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग हरित लवक के बारे में समझते हैं कि हरित लवक क्या होता है। चित्र 14 रियो के रंध्रों के द्वार कोशिकाओं में हरित लवक। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 14 में देख सकते हैं रियो के रंध्रों के द्वार कोशिकाओं में हरित लवक, जहां पर जैसे कि इस इमेज में हरित लवक को प्रदर्शित किया गया जो हरे रंग का दिखाया गया है। ओके, तो आप लोग हरित लवक के संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि 19वीं सदी से ही इस दिशा में क्या शोध हो चुका था कि वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधे की सिर्फ उन्हीं ऊतकों की कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिनमें हरित लवक पाया जाता है। ओके, तो हरित लवक में ही क्या होता है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।